जो केंद्र सरकार दिल्ली के लिए अध्यादेश लेकर के आई थी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही लेकर के आई थी, चाहे मदन लाल खुराना हो, साहब सिंह वर्मा हो, सुषमा स्वराज हो, चाहे आपकी शीला दीक्षित हो, किसी मुख्यमंत्री को कोई परेशानी नहीं थी। एलजी के जरिए ही ट्रांसफर पोस्टिंग होती थी। किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई करानी होती थी, एंट्री करानी होती थी, तो भी एलजी के जरिए होती थी, केंद्र सरकार के जरिए होती थी। ये जानते बूझते हुए भी कि दिल्ली जो है वो एक स्पेशल कैटेगरी का स्टेट है जो केंद्र के अधीन काम करता है। अरविंद केजरीवाल को वो सारी पावर चाहिए जो उनसे पहले के मुख्यमंत्रियों को हासिल नहीं थी। और लंबी सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो प्रशासनिक सेवाएं हैं, इनके ट्रांसफर, पोस्टिंग, सेवा शर्तें, इनकी जिम्मेदारी तो हम अरविंद केजरीवाल सरकार को ही सौंपते हैं। लेकिन उसके तुरंत बाद कुछ घटनाएं हुई और वो घटनाएं ये थी कि सतर्कता विभाग की फाइलों की फोटो स्टेट कराना, अफसरों के तुरंत ट्रांसफर कर देना, सोशल मीडिया पर उनके बारे में भद्दी टिप्पणियां करना या आपत्तिजनक टिप्पणियां करना, और उसके चलते केंद्र सरकार को तुरंत अध्यादेश ला करके जो राजनीतिक निशाना साधा जा रहा था ब्यूरोक्रेसी पर, उसको रोकने के लिए फिर से वो अधिकार एलजी के सुपुर्द कर दिए। उस अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सरकार अब सुप्रीम कोर्ट चली गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान पीठ को सौंपने का फैसला किया है, इसके बावजूद कि सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा था कि केंद्र सरकार इस अध्यादेश के आलोक में जो इसका स्थान ले, ऐसा बिल पार्लियामेंट में लेकर के आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की बात नहीं मानी और इस मामले को संविधान पीठ को भेज दिया। क्या कहेंगे सर? इसमें तीन मुद्दे अगर हम देखें तो यह है। पहला तो है लीगल मुद्दा। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस है, पार्लियामेंट बैठने वाला है, यह हकीकत है। आज से कार्रवाई शुरू भी हो गई है। गवर्नमेंट का यह कहना है कि अभी ये ऑर्डिनेंस है, आप इसका जब तक फाइनल किस रूप में ये बिल बनता है आप उसका इंतजार करिए। और पार्लियामेंट का एक पूरा संविधान की तरफ से ये अधिकार है कि आप जैसा चाहें कानून बना सकते हैं। ये प्रोरोगेटिव संविधान ने दिया है पार्लियामेंट को। अगर इस समय ऑर्डिनेंस इश्यू हुआ है और जो राष्ट्रपति द्वारा है, और सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति को ही रिपोर्ट करता है, और अब स्थिति यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डिनेंस को नल एंड वॉइड घोषित कर देता, मान लीजिए, तो इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश का भी इस देश में कोई मतलब नहीं रहा। पहली आर्ग्यूमेंट तो यह है। दूसरा मतलब यह आता है कि इस जो देश की स्थिति है, इसको चलाने की जिम्मेवारी पॉलिटिकल क्लास और एग्जीक्यूटिव को है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेवारी नहीं है कि देश कैसे चले, क्योंकि क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्या संसाधन हैं, क्या नहीं है, और कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल का। यह बात हमें माननी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि संविधान के हिसाब से आइदर ब्यूरोक्रेसी, जिसको हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, और जो आपका लेजिस्लेटिव, जो पार्लियामेंट और विधानसभाएं हैं, ये दो ही संस्थाएं ऐसी हैं जिनकी जिम्मेवारी है कि संविधान कैसे लागू हो, उसकी जिम्मेवारी हो, मतलब कि एज पर कानून के हिसाब से देश चले, और कानून क्या हो इसकी जिम्मेवारी संसद की है। और संसद के अंदर जो लोग बैठे होते हैं वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, मतलब जनता उनको चुन के भेजती है। अपने मैनिफेस्टो ये जनता के सामने रखते हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो ये सब करेंगे। और अगर आपको लगता है कि मैनिफेस्टो में कोई चीज लिखी गई है वो एंटी या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो उस मैनिफेस्टो को ही रिजेक्ट कर देना चाहिए, पहली बात। लेकिन अगर मैनिफेस्टो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन है और जनता कहती है हाँ, जो आपने चीजें लिखी हैं, बताई हैं, जो आपकी नीति है, आप जैसे काम करेंगे करिए, हम आपके साथ हैं, हम आपको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं,
तब स्थिति ये बनती है कि पार्लियामेंट जो कानून बना रहा है हमें उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और ऑर्डिनेंस का प्रोविजन भी उसी संविधान में है कि अगर आपका पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो राष्ट्रपति महोदय को अगर लगता है कि देश की स्थिति में ये ऑर्डिनेंस या ये कानून जरूरी है और पार्लियामेंट नहीं बैठी है, तो ये कहा जाता है कि तुरंत सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए राष्ट्रपति की तरफ से एक आदेश है। ऑर्डिनेंस जो है वो एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेटिव जो भी मंत्रालय उस समय है कि आप देश की स्थिति को कंट्रोल में करिए, ये आदेश है एक हिसाब से, और उसके प्रावधान दिए जाते हैं। अब स्थिति यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, संसद में क्या होगा हमें उससे मतलब नहीं है, हम अपनी तरफ से उसका संज्ञान लेंगे, तो मुझे लगता है कि ये एक इंटरेस्टिंग तरफ से तो ये एकेडमिक डिबेट ज्यादा है। एकेडमिक डिबेट इसलिए ज्यादा है क्योंकि जो 239AA7 का जो प्रोविजन है इसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि उस प्रोविजन को इस्तेमाल करके अगर आप ऑर्डिनेंस के माध्यम से या कानून के माध्यम से कुछ जो लिस्ट 2 के जो प्रावधान है अगर आप उसको हटाते हो या अपने पास वापस लेते हो तो क्या ये उचित है या नहीं है। मुझे लगता है कि यहां पे सुप्रीम कोर्ट को अलग अलग लोग अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स देंगे, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर भारत सरकार को यह लगता है कि जो प्रावधान हमने दिए उससे स्थिति कंट्रोल में नहीं आई, मान लीजिए, या किसी कारण से वो प्रावधान गलत हो गया, हम उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं ताकि लॉ एंड ऑर्डर ढंग से चले राष्ट्र की राजधानी में, तो क्या सुप्रीम कोर्ट को एतराज होगा? क्योंकि हमने तो ये देखा है, ना राज्य सरकार से कोविड में स्थिति संभली, ना फ्लड में स्थिति संभली। कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जहां पे आप ये कह सकते हैं कि जब दिल्ली में क्राइसिस था और राज्य सरकार सजग थी और उन्होंने सिचुएशन कंट्रोल करी। ना उनको समझ है, ना उनकी प्रायोरिटी है। तो ये बात सबके सामने है। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एकेडमिक एक्सरसाइज अगर ये करना चाहता है कि क्या ये प्रावधान बन सकता है या नहीं बन सकता, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ये बताना चाहेगा कि दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी और पार्लियामेंट को समझ नहीं है कि दिल्ली को क्या अधिकार देने चाहिए और क्या वापस लेने चाहिए, तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एनक्रोचमेंट होगा लेजिस्लेटिव एरिया में। क्योंकि जिम्मेवारी तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की है कि आप दिल्ली की राजधानी को सुरक्षित रखें, संभाल के चलाएं, और अगर वो नहीं होता है और सुप्रीम कोर्ट उसमें अपनी राय रखता है, तो फिर अगर दिल्ली में कुछ भी गड़बड़ होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसकी अकाउंटेबिलिटी लेगा? क्या फ्लड की अकाउंटेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट लेगा? मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, वो सिर्फ दिल्ली सरकार देखेगी, और दिल्ली में कल को अराजकता बढ़ती है, जिस तरह से कोविड की महामारी आई या फ्लड आया, और दिल्ली सरकार अगर फेल हो जाती है मेंटेन करने में राष्ट्रीय राजधानी को, तो क्या उसकी जिम्मेवारी सुप्रीम कोर्ट लेगा? सवाल ये है, अकाउंटेबिलिटी किसकी होगी? क्योंकि पार्लियामेंट को यह लगता था कि दिल्ली की सरकार के पास कैपेबिलिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, वो सिर्फ म्युनिसिपैलिटी संभाल लें, स्कूल हॉस्पिटल संभाल लें, जितना उनके पास जिम्मेदारी है उतनी ढंग से संभाल लें, बाकी बड़े कामों के लिए जो बड़े अधिकारी अपॉइंट करने हैं वो हम देख लेंगे। आपके पास मेयर भी है, आपके पास म्युनिसिपैलिटीज भी हैं, आप ढंग से कोऑर्डिनेट करिए। आप फुल फ्लेज राज्य नहीं है, ये बात भी क्लियर है। तो अब देखना यह है कि जो बहस सुप्रीम कोर्ट में होगी या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जो हम बात कर रहे हैं, क्या वो ये कहेगा कि एक बार ऑर्डिनेंस में अगर प्रोविजनिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डेलीगेशन ऑफ पावर या डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज, पार्लियामेंट ने एक बार जब संशोधन करके सरकार को अधिकार दे दिया कि जब भी जरूरत पड़े आप इसमें सुटेबली कानून बदल सकते हैं, जब ये संवैधानिक संशोधन हो गया, तो क्या हर बार हर मुद्दे पे आप पार्लियामेंट जाएंगे? तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें एक नई सोच निकलेगी। अभी जो तथ्य सामने हैं उस हिसाब से तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक संशोधन हो चुका है और उसमें जब केंद्र सरकार को अधिकार दे दिए गए हैं, तो अगर वो अपने अधिकारों के हिसाब से दिल्ली को बेहतर मैनेज करना चाह रही है तो इंटरफियरेंस किस बात का। और जहां तक बात है लोकल अथॉरिटीज की कि स्टेट गवर्नमेंट की, तो लिस्ट 2 के अंदर 40 आइटम और है।
आप उन पे काम करिए, आपको सारे क्यों चाहिए? क्योंकि आप राष्ट्रीय राजधानी है, ये तो आपको पहले भी पता था जब आप चुनाव लड़ने आए थे। दिल्ली का संविधान तो पहले भी था, और आने वाले दिनों में क्या ये गारंटी है कि संविधान नहीं बदलेगा या कानून नहीं बदलेंगे इस देश? जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ, आप सत्ता में आए, डिमोनेटाइजेशन हुआ, तो आप कहेंगे नहीं जी, सत्ता से पहले मैंने तो वोट इसलिए दिया था कि आप डिमोनेटाइजेशन नहीं करेंगे। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि मैंने तो डिमोनेटाइज इलेक्शन से पहले मुझे पता था हिंदुस्तान में बहुत करप्शन है और हमने आपको सत्ता में लाया, तो आप करप्शन के अगेंस्ट मुहिम क्यों चला रहे हैं? हम तो करप्शन में कंफर्टेबल थे, आपको क्यों किसने कहा सफाई करने के लिए? तो कहने का मतलब ये है कि ये इंटरप्रिटेशन के मुद्दे हैं। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच क्या कहती है, क्या आर्ग्यूमेंट आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। मैं अभी तक उसको एज ए एकेडमिक एक्सरसाइज के रूप में ही देखूंगा। विजय जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो बिल इस अध्यादेश के स्थान पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लाने वाली है वो लोकसभा में बड़ी आराम से पास होगा, राज्यसभा में भी पास होगा, ऐसा यकीन उनको है, क्योंकि अतीत में जम्मू कश्मीर से जब स्पेशल स्टेटस खत्म किया गया था तो नवीन पटनायक से लेकर के जगन मोहन रेड्डी तक सबने कोऑपरेट किया था। इस बार भी वो कोऑपरेट करेंगे ऐसा सरकार को लगता है। फिर भी अगर कहीं अटकता है राज्यसभा में तो फिर जॉइंट सेशन ला करके सरकार उसको पास तो करा ही लेगी। मैं जानना ये चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते होंगे कि एक तरफ तो संविधान पीठ जो है वो अध्यादेश को लेकर के सुनवाई शुरू करेगी, दूसरी तरफ इसी सेशन में मोदी सरकार उस अध्यादेश का स्थान लेने के लिए एक बिल पेश करके उसको कानूनी रूप देगी, जिस पर राष्ट्रपति की मोहर लगते ही वो उसको रिप्लेस कर देगा। ऐसी सिचुएशन में क्या संविधान पीठ अध्यादेश पर सुनवाई रोक देगी, खत्म कर देगी उसको? देखिए सर, इसीलिए मैंने कहा कि एक एकेडमिक एक्सरसाइज है। अब हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे मुद्दों पे सुनवाई शुरू करी, जैसे हमने बीच में गेज का मुद्दा देखा था, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मुद्दा सामाजिक स्थिति का है वगैरह वगैरह है, इस पे संसद को ही कानून बनाना चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि हाँ, जो प्रावधान है, और जो मुझे लगता है कि बार बार इसमें ये पूछना कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है इसमें संवैधानिक संशोधन हो रहा है या नहीं हो रहा है, अब मुद्दा बहुत बारीक है। बारीक ये है कि सुप्रीम कोर्ट का इंटरप्रिटेशन क्या होगा नहीं पता, सरकार का इंटरप्रिटेशन ये है कि जो हमने सर्विसेज की बात करी थी दिल्ली को मेंटेन करने के लिए, उसमें हमने एक्सप्लिसिटली तो कहा नहीं था, लेकिन अगर आप पूरा अमेंडमेंट पढ़ते हैं तो वहां लिखा था कि रिलेटेड सर्विसेज विल बी अंडर द कंट्रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। लेकिन एक्सप्लिसिटली आपने नहीं कहा था कि सेक्शन मींस जो आइटम नंबर शायद 41 था या क्या था जो उसमें सेकंड लिस्ट में, वो मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली, लेकिन वहां पे इस बात को उन्होंने ये कहा था कि जो सर्विसेज का मुद्दा है वो मुद्दा राज्य सरकार के पास होगा, क्योंकि अगर राज्य सरकार के कंट्रोल में नहीं होगा तो फिर वो कैसे काम करेंगे। तो सर, काम करने के तो तरीके बहुत हैं, अगर करना चाहे कोई तो। ये आइटम 41 है जो मैं कह रहा था। तो कहने का मतलब ये है सर कि ये अब सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन पे है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है इस छोटी सी बात पे कि आप किसी को भी अधिकार दे दें, लेकिन जो एक्सपीरियंस रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको आदेश या अधिकार दिए और उन अधिकारों का किस तरह से मिसयूज किया गया, मुझे लगता है कि इस एक्सपीरियंस से सुप्रीम कोर्ट को भी सीखना पड़ेगा। सीखना यह पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जब भी सुप्रीम कोर्ट इस तरह के किसी भी इंसान को या संस्था को अधिकार देता है, तो सुप्रीम कोर्ट को यह भी सोचना पड़ेगा कि जो आप जजमेंट दे रहे हैं, किसी को आप पावर दे रहे हैं, अधिकार दे रहे हैं, क्या वो उसका मिसयूज तो नहीं करेगा, पहली बात, और करेगा तो चेक्स एंड बैलेंसेस क्या होने चाहिए। ये दिल्ली सरकार में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है, इससे सुप्रीम कोर्ट को भी एक इंटरनली एक गाइडलाइन बनानी चाहिए कि जब भी आप किसी को पावर देते हैं या किसी की पावर बढ़ाते हैं, तो साथ ही साथ उसी ऑर्डर में आपको यह भी बताना होगा कि इस पावर का मिसयूज ना हो, उसके लिए चेक्स एंड बैलेंसेस में आपने क्या सुझाव दिए।
तब ये अगर किया होता तो ये मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आप मेरे से पूछे तो ऑर्डर दिया है, लेकिन उसके इम्प्लीकेशंस के बारे में शायद नहीं सोचा।